एक ऐसी गायिका जिनकी आवाज हुबहू लता मंगेशकर जैसी थी। आपसे हमको बिछड़े हुए। जब पहली बार इनकी आवाज हिंदी सिनेमा में गूंजी तो सुनने वाले स्तब्ध रह गए। इनके स्वर ताल लय इतने बेहतरीन थे कि जादू सा असर होता था और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इनके चाहने वालों की लंबी फहरिस्त बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी खूबसूरती की सिंगिंग की वजह से ही उस दौर के दिग्गज गायिका का सिंहासन डोलने लगा और फिर जो हुआ वो काफी बुरा था। क्या आपको पता है कि इनकी मीठी सुरीली आवाज ही इनके लिए मुसीबत बन गए? और क्या आप यकीन करेंगे कि इनको इनकी प्रतिभा और बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही कुछ बड़ी गायिकाओं की साजिशों का शिकार होना पड़ा और थक हार कर इन्हें आखिरकार गाना छोड़ना पड़े। तो कौन थी यह गायिका जो बेरहम बॉलीवुड की साजिशों का शिकार हुई और जिस फनकार की काबिलियत को मानने के बावजूद हिंदी सिनेमा के संगीतकार और प्रोड्यूसर्स एक डर की वजह से इन्हें काम देने से कतराते रहे हैं? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की जानी मानी सिंगर सुमन कल्याणपुर की, जिनके नसीब ने कभी तो खूब साथ दिया तो कभी साजिश के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर 80 के दशक के अंतिम वर्षों में से किसी एक साल की बात है। टीवी पर दूरदर्शन का लोकप्रिय शो छायागीत प्रसारित हो रहा था। गाना आता है नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। शो की प्रथा के अनुसार होस्ट गायकों का नाम बताते हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। प्रसारण खत्म होता है। कुछ समय बाद प्रसार भारती के दफ्तर का फोन बजता है। फोन करने वाली हैं 20 वर्षीय चारुल कल्याणपुर। चारुल उन्हें बताती हैं कि ये गीत लता जी ने नहीं बल्कि उनकी मां सुमन कल्याणपुर ने गाया है। लेकिन कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता। कोई करता भी कैसे, जब खुद कई बार लता मंगेशकर जी के सहायक और उनके करीबी मिलने वाले भी उनकी और सुमन जी की आवाज के बीच धोखा खा जाते थे। प्यार के चर्चे तो हर जुबान पर चढ़े। ये गीत भी सबकी जुबान पर चढ़ा। लेकिन इस गीत और ऐसे कई गीतों में अपनी आवाज देने वाली गायिका के बारे में ना किसी को ठीक से मालूम हुआ और ना ही किसी को अच्छे से खबर हुई। कुछ संगीन संगीत प्रेमियों को खबर हुई भी तो आवाज की मधुरता से चकमाखा गलत ही खबर हो गई। दरअसल इस गीत को गाया तो है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने, लेकिन आज भी अगर सिर्फ ऑडियो सुनकर सिंगर पहचानने को बोला जाए तो आधे से ज्यादा लोग आवाज सुन मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर का नाम लेंगे। कसूरवार उनको भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी और लता मंगेशकर जी की आवाज की मधुरता और बारीकियां लगभग एक जैसी ही हैं। चूंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता ताई ने सुमन जी से पहले कदम रखा और अपने कोयल कंठ से लोकप्रियता के एक ऐसे शिखर पर पहुंच गईं जहां उनकी आवाज से अपरिचित शख्स ढूंढना नामुमकिन सा हो गया। जिस कारण कुछ सालों बाद जब सुमन कल्याणपुर जी इंडस्ट्री में आईं और उनके गाने रेडियो पर बजे तो ज्यादातर लोग सुमन जी की आवाज को लता मंगेशकर की ही समझते रहे। आज हम आपको सुमन कल्याणपुर जी के जीवन के कुछ सुने अनसुने कम सुने किस्सों से अवगत कराते हैं। नाना करते सिंगर बन बैठे। 28 जनवरी 1937 को ढाका में उस वक्त भारत का हिस्सा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बाबू शंकर राव हेमाड़ी के यहाँ उनकी पहली संतान ने जन्म लिया। शंकर बाबू और उनकी पत्नी सीता ने अपनी सुपुत्री का नाम सुमन रखा। सुमन के अलावा शंकर बाबू के यहाँ 5 संतानें और हुईं। इनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो पाए इसलिए शंकर बाबू परिवार के साथ 1943 में बंबई शिफ्ट हो गए। सुमन का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था।
जिसके चलते स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में की वो पेंटर बनना चाहती थीं। लेकिन सुमन जी की आवाज की परख उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशव राव भोले को हो गई थी। उन्होंने सुमन के पिता से सुमन को संगीत सिखाने की बात कही। पहले तो सुमन शौकिया ही संगीत सीख रही थीं, लेकिन समय के साथ साथ इसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी। संगीत को वो और गंभीरता से सीखने लगीं। आने वाले सालों में सुमन ने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखीं। सुगम सुमन शुरुआत सुमन जी के घर का माहौल हालांकि संगीतमय ही था, मगर किसी को भी बाहर गाने बजाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब गुरु केशव राव भोले ने, जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, रेडियो पर गाने का प्रस्ताव दिया तो वो मना नहीं कर सकीं। ये पहली बार था जब सुमन जी की आवाज चारदीवारी के बाहर दर्शकों के कानों तक पहुंची थी। जल्द ही सुमन जी को फिल्म में गाने का ऑफर भी आ गया। ये फिल्म थी 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी। फिल्म जब थिएटर में चली तो दर्शक दीर्घा में बैठे जाने माने डायरेक्टर शेख मुख्तार के जहन में फिल्म से ज्यादा फिल्म के गीत रह गए। सुमन की आवाज की कोमलता से प्रभावित होकर उन्होंने सुमन को उनकी आने वाली फिल्म मंगू में 3 गाने ऑफर कर दिए। फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे मोहम्मद शफी। सुमन ने तीनों गाने खूबसूरती से गाए और फिल्म रिलीज का इंतजार बेसब्री से करने लगीं। लेकिन रिलीज से पहले किसी कारणवश फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी मोहम्मद शफी किफायती लता 1950 और 60 का दशक हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गोल्डन एरा माना जाता है। आखिर माना भी क्यों ना जाए, मानो कुदरत ने अपने सारे रत्न एक साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इसी दौरान सौंप दिए थे। किशोर रफी, मुकेश की आवाजें जहां पुरुषों के दुख, उम्मीद और प्यार की आवाज बन रही थीं, वहीं फीमेल वॉयस के नाम पर सबकी पसंद मंगेशकर बहनें थीं, जिसमें लता जी की डिमांड पीक पर रहती थी। डिमांड ऐसी कि उस दौर में भी लता जी एक गाना गाने के 100 रुपए लेती थीं। बिजी स्केड्यूल और महंगी फीस के चलते लता जी तक सिर्फ कुछ ही बेहद बड़े प्रोड्यूसर्स पहुंच पाते थे। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स को उनकी डेट्स नहीं मिलती थीं और कुछ उनकी महंगी फीस की वजह से उनके पास जाते ही नहीं थे। ऐसे दौर में हूबहू लता मंगेशकर की आवाज वाली सिंगर मिलना इन प्रोड्यूसर्स के लिए खजाना मिलने से कम नहीं था। परिणाम स्वरूप सुमन कल्याणपुर जी के पास फिल्मों का तांता लग गया। एक तरीके से इंडस्ट्री को दूसरी लता मिल गई थीं। कहा जाता है कि ये बात लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उनकी आवाज की नकल करता है। कहते हैं कि उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स से कह भी दिया था अगर वो सुमन के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगी। द म्यूजिकल डुओ 1960 के करीब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने को मना कर दिया। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी के साथ डुएट गा सकने वाली गायिका की तलाश शुरू हुई और आकर थमी सुमन कल्याणपुर जी के पास। पब्लिक में भी मोहम्मद रफ़ी और सुमन के गाए गाने खूब चल निकले। शायद उस वक्त किसी को एहसास ही ना हुआ हो कि जिस आवाज को वो सुन रहे हैं वो लता मंगेशकर की नहीं है। पॉपुलर डिमांड के चलते सुमन कल्याणपुर ने रफ़ी साहब के साथ 140 से ऊपर गाने गाए। जब 45 साल कराया अमीन सयानी को इंतजार जाने माने रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी 45 सालों तक सुमन जी से एक इंटरव्यू की दरख्वास्त करते रहे, लेकिन सुमन जी हर बार टाल जाती थीं। आखिर 45 सालों के बाद अमीन साहब का इंतजार 2005 में खत्म हुआ, जब सुमन जी 1 घंटे के इंटरव्यू के लिए राजी हुईं। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू की मंजूरी सिर्फ इस शर्त पर दी कि कोई उनकी फोटो नहीं खींचेगा और अगर कोई सवाल उन्हें असहज लगा तो वो उसका जवाब नहीं देंगी।
अमीन साहब ने फौरन शर्त मंजूर कर ली और इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंच गए जहां वो अपनी बेटी के साथ रहती थीं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने लता जी के अपने ऊपर प्रभाव को माना भी। वो बताती हैं, मैं उनकी आवाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। कॉलेज में मैं उनके गाने गाती थी। मेरी आवाज नाजुक और काफी पतली थी। मैं क्या करती? उस वक्त रेडियो चलते थे जिसमें कभी सिंगर का नाम अनाउंस नहीं होता था। इस कारण और कंफ्यूजन होता था। श्रेया घोषाल की आवाज भी पतली है, लेकिन क्या अब ऐसा धोखा हो सकता है? वो दौर अलग था। लेकिन हम, सुमन और लता, अच्छे दोस्त थे। हालांकि लता मंगेशकर के साथ साम्यता होना सुमन कल्याणपुर के लिए नुकसानदेह भी रहा। उनके करियर को वो ऊंचाई नहीं मिली जिसकी वो हकदार थीं। सम्मान 2010 में महाराष्ट्र सरकार ने सुमन कल्याणपुर जी को लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा। आज के डिजिटल दौर में जहां क्रेडिट के हक के लिए सब डंके की चोट पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं सुमन जी ने कभी ये मुद्दा नहीं बनाया कि उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक शोहरत नहीं मिली। दुखद बात यह है कि अब तक किसी म्यूजिक अवार्ड शो जूरी की भी नज़र सुमन जी के इंडस्ट्री में योगदान पर नहीं गई है। दोस्तों, और एक किस्सा आपको सुनाते हैं। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर से छीन लिया गया था ऐसे मेरे वतन के लोगों। दोस्तों, सुमन जी खुद बता रही थी। एक बार एक बातचीत के दौरान सुमन कल्याणपुर ने खुद ए मेरे वतन के लोगों गीत को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह गीत गाने के लिए मुझे बुलाया गया था। रिहर्सल भी हुई थी, लेकिन मंच के पास पहुंचते ही मुझे इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाने के लिए कहा गया। कल्याणपुर ने यह भी कहा कि इस बात का अब तक पता नहीं लगा कि आखिर यह गाना उनसे क्यों छीना गया। गायिका ने कहा था, पंडित नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाने का मौका मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान गाना गाने के लिए मंच के पास पहुंची तो मुझे रोका गया और कहा गया कि वे इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाएं। यह गाना मुझसे छीन लिया गया था। यह मेरे लिए बड़ा सदमा था। वह बात आज भी चुभती है। बता दें कि हाल ही में सुमन कल्याणपुर को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।